नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच परीक्षा दृष्टि की इस क्लास में रामसर अभिसमय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों लेकर आई हूँ। और ध्यान रखिए, इस क्लास में मेरे द्वारा रामसर अभिसमय अर्थात आर्द्र भूमियों पर हुए अभिसमय में कुछ करेंट से पॉइंट भी आप सभी को इस क्लास में देना है। इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में उन तमाम तथ्यों को बताया जाना है जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का ये क्लास आरंभ करते हैं परीक्षा दृष्टि का। तो पहले जान लीजिए रामसर अभिसमय क्या है, क्योंकि प्राय परीक्षा में पूछ दिया जाता है रामसर अभिसमय क्या है। और दृष्टि के अभाव में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो क्या क्या आपको कहाँ पर ध्यान देना, ये चीज़ मैं इस क्लास में बताऊंगी। साथ में जो हाल में आर्द्र भूमि के रूप में भारत के कुछ जो स्थल सेलेक्ट किए गए हैं उनके बारे में भी परिचय कराऊंगी कि उत्तर प्रदेश के वे कौन से शामिल किए गए हैं, पंजाब के कौन किए गए हैं और महाराष्ट्र के कौन से किए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आर्द्र भूमियों पर अभिसमय को रामसर अभिसमय के नाम से जाना जाता है। ऑलरेडी ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लीजिए कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था और उसमें जो समझौता हुआ था उसको रामसर अभिसमय कहते हैं। दूसरा सुनिए फैक्ट इसका, यह आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा समझदारी पूर्वक उपयोग हेतु एक अंतर सरकारी संधि है। ठीक है, तीसरा फैक्ट, इस संधि का उद्देश्य स्थानीय तथा राष्ट्रीय कार्यवाहियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्द्र भूमियों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तीनों फैक्ट ध्यान रखिएगा, शॉर्ट स्क्रीन लेना है ले लीजिए। अब आइए नेक्स्ट, इस अभिसमय का नामकरण ईरान के शहर रामसर के नाम पर किया गया है, जहां वर्ष 1971 में यह अभिसमय हस्ताक्षरित हुआ था। क्वेश्चन आता है कि रामसर अभिसमय जो कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए वो किस देश में वो सम्मेलन हुआ था और क्यों पड़ा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए आपको जानना जरूरी है कि ईरान का शहर जहाँ पे ये संधि हुई थी उसका नाम रामसर था और इसको एक प्रचलित नाम रामसर अभिसमय भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखना। आप नेक्स्ट फैक्ट है कि रामसर अभिसमय वर्ष 1975 में प्रभावी हुआ था। इस फैक्ट को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। यदि आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आईएएस में कथन जो 2-3 देता है उसमें उसके अभिसमय का प्रभावी कब हुआ तिथि भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आर्द्र भूमियों के बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा। आर्द्र भूमियों पर रामसर अभिसमय के अनुसार दलदली भूमि वाले क्षेत्र, जलभरण वाले इलाके, शुष्क प्रदेश इत्यादि को आर्द्र भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। ये क्वेश्चन पीसीएस में भी ऑलरेडी पिछली बार एक बार पूछा गया है। इसको ध्यान में रखना है आपको कि आर्द्र भूमि पर जो रामसर अभिसमय हुआ था तो दलदली भूमि वाले क्षेत्र, जलभरण वाले इलाके, शुष्क प्रदेश इत्यादि को आर्द्र भूमि के स्वरूप में परिभाषित किया गया था। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि किनको किनको उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो जब आपको पता रहेगा कि दलदली भूमि है, जलभरण वाले इलाके हैं, शुष्क प्रदेश है, उनको आर्द्र भूमि के रूप में परिभाषित किया गया, तब कहीं आप सही विकल्प पे सही टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, स्थायी अथवा अस्थायी, पूर्णकालिक आर्द्र अथवा अल्पकालीन, स्थिर जल अथवा अस्थिर जल, मीठा या लवणीय जल, इन सभी प्रकार के जल वाले स्थल आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन दोनों फैक्ट को आप अवश्य ध्यान रखिएगा और इसको आराम से आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब आइए नेक्स्ट, रामसर सूची की खास बातें क्या हैं। ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए, आईएएस पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था, तो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। ठीक है, रामसर सूची में सबसे पहले कौन सा स्थल शामिल हुआ, तो वो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जिसे 1974 में रामसर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। ठीक है, और सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो ये भी जान लीजिए आप। रामसर सूची में शामिल सबसे बड़े स्थल कॉन्गो का निगिरी तुम्बा मैंडोम था तथा कनाडा की क्वीन मॉड खाड़ी। ठीक है, क्वीन मॉड खाड़ी आप अवश्य ही, जब मैं नॉर्थ अमेरिका का जब मैप आप लोगों को दिखा रही थी वहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देखेंगे क्वीन मॉड खाड़ी। ठीक है, आप अवश्य ऑक्सफोर्ड मैप में ये सारे लोकेशन को आप जरूर देखेंगे, कम से कम आप लोग का ज्योग्राफी भी कंप्लीट होगा साथियों। अब आइए नेक्स्ट फैक्ट, वर्तमान
अभी हाल में आर्द्र भूमि क्यों चर्चा का केंद्र रहा? क्यों? क्योंकि 10 भारत के आर्द्र भूमियों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। उस 10 में कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ पंजाब के हैं। तो ध्यान रखिए, यदि आप यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश के से दे रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन के लिए इसको इम्पोर्टेंट के रूप में इंगित कर लीजिएगा। यदि आप पंजाब का दे रहे हैं तो पंजाब का देख लीजिएगा, महाराष्ट्र का दे रहे हैं तो महाराष्ट्र के संबंधित जो राज्य से संबंधित करंट होता है उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 10 नई आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में निर्दिष्ट किया है। इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है, ठीक है। भारत के इन रामसर स्थलों के अंतर्गत इतने हेक्टेयर क्षेत्र आते हैं, इसको कोई मतलब उतना नहीं है, लेकिन आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? आपको ध्यान रखना है हाल में जो 10 भूमि शामिल की गई हैं तो वो कौन कौन सी हैं 10 भूमि, वो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये मेन फैक्ट है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। और आप लोग को बताना है कि अभी पूर्व में परीक्षा दृष्टि में मैं एक वीडियो बनाई हुई थी, भारत के जो चुनिंदा आर्द्र भूमि स्थल थे उनके बारे में बताएं। ज़रूर एक बार दृष्टि आप उसमें देख लीजिएगा परीक्षा दृष्टि में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। अब आइए वे जो 10 है, नवनिर्दिष्ट 10 रामसर स्थलों में महाराष्ट्र का एक नांदूर मधमेश्वर है, पंजाब के 3 स्थल हैं, केशोपुर मियानी, व्यास संरक्षण रिजर्व तथा नांगल, और उत्तर प्रदेश के इसमें 6 स्थल हैं। ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के 6 स्थल हैं। और ये आप सभी यदि उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में है। नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, समतपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य और साथ ही सरसई नवर झील आदि इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये जो 10 स्थल हैं साथियों, इन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि हाल में ये हुआ है। और चूँकि हर 1-2 साल के गैप पर नेशनल पार्क, आर्द्र भूमि, टाइगर रिजर्व क्षेत्र आदि पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप सभी के लिए है। अब देखिए इन सब के बारे में, नांदूर मधमेश्वर, ठीक है, हल्का हल्का इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि उसके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि नांदूर मधमेश्वर क्यों हाल में चर्चा में रहा, तो 4 ऑप्शन दे देगा। आपको पता रहेगा कि आर्द्र भूमि में सम्मिलित है तो आप टिक लगा देंगे, सही हो जाएगा। या क्वेश्चन ये पूछ देगा हाल में कौन सा आर्द्र भूमि में सम्मिलित है, तो आपको दिखेगा ऑप्शन नांदूर मधमेश्वर, तो आप सही लगा देंगे। इसके अलावा कुछ अंदर के भी कुछ फैक्ट पूछे जाएंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। गोदावरी एवं कादवा नदियों के संगम पर नांदूर मधमेश्वर बांध के निर्माण ने एक हरी भरी आर्द्र भूमि के सृजन में मदद की, ठीक है। नांदूर मधमेश्वर में दुर्लभ पक्षियों की बहुतायता कारण इसे भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा, देखिए अब ये किसी भी आप किताब में कादवा नदी नहीं जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि किस प्रदेश में कादवा नदी प्रवाहमान है, एक ऑप्शन आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे ये देखे रहेंगे तो अपने आप इसको सही टिक लगा देंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ क्वेश्चन आ जाएगा आपका भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो अपने आप ये जब फैक्ट आप पढ़े रहेंगे तो अपने आप क्वेश्चन इसको सही करेंगे। एक तो मैं आपको बता ही दी कि नांदूर मधमेश्वर ये ऑलरेडी आर्द्र भूमि में है। दूसरा आप नदी भी देखिए, गोदावरी तो हर किताब में आपको मिल जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जो उद्गमित होती है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। लेकिन कादवा नदी कहाँ मिल जाएगा आपको? अगर ये सब छोटे छोटे ऐसे आप देखते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे नदियाँ पूछ दी जाती हैं या कोई ऐसे छोटे छोटे लोकेशन कि हर व्यक्ति सोचता है कि अरे यार कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं तो इतना पढ़ा हूँ बट मिला नहीं। तो साथियों ये जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपको अतिरिक्त मेहनत नहीं करना है, आपको मेहनत उस क्वेश्चन पे करना है जो बहुतायत में आते हैं और जो करंट में रहते हैं। तो अपने आप अपनी दृष्टि को विकसित करिए, अपने आप वो क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए केशोपुर मियामी पंजाब, यह आर्द्र भूमि पंजाब राज्य के गुरुदासपुर जिले में स्थित है। 344 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत यह एक दलदली भूमि है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित यह भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व है। यहाँ 344 भारत की वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती है। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा
भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन सा है? अब आप ये फैक्ट पढ़े हैं, क्यों? क्योंकि हाल में इसको आर्द्र भूमि डायरेक्ट अगर नहीं पूछता है कि केशवपुर मियानी आपको आर्द्र भूमि शामिल किया गया, तो इनडायरेक्टली पूछ देगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत भारत का प्रथम सामुदायिक रिजर्व कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने दृष्टिकोण को डेवलप करिए। वैसे अब मैं आप सबके साथ हूँ, निश्चित रूप से आपके दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए मैं आप लोग का सहयोग करूँगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, व्यास संरक्षण रिजर्व। ये कहाँ है? पंजाब में भी। यह मुख्यतः पंजाब के उत्तर पश्चिम में व्यास नदी के 185 किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तृत है। यहाँ पक्षियों के 500 से अधिक प्रजातियाँ तथा मछलियों के लगभग 90 प्रजातियाँ पाई जाती है। भारत में संकटापन्न सिंधु नदी डॉल्फिन केवल इसी रिजर्व में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे 2 फैक्ट आपको तैयार करना है। मान लीजिए एग्ज़ाम में आ जाएगा व्यास नदी, तो आप सोचेंगे यार व्यास नदी कहाँ से पूछ दिया, चर्चा में है ना ये व्यास नदी, इसलिए व्यास नदी में पूछ दिया। क्यों? क्योंकि आर्द्र भूमि व्यास संरक्षण रिजर्व को सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पे आप व्यास नदी का उद्गम और सारा उसका विस्तार आप मैप में देखेंगे। दूसरा, भारत में संकटापन्न सिंधु नदी डॉल्फिन केवल इसी रिजर्व में पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा किस रिजर्व में पाई जाती है भारत में संकटापन्न सिंधु नदी डॉल्फिन। ठीक है, सभी लोग सोचेंगे अरे सिंधु नदी तो सिंधु नदी में पाई जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, व्यास संरक्षण रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए आपको मैं हर एक आर्द्र भूमि की जो खास विशेषता है उसे कैसे क्वेश्चन बनने, वो चीज़ मैं आपको बता रही। साथियों मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं आपको पढ़ना सिखा रही हूँ, मैटर एक अलग चीज़ है। मैं आपके दृष्टिकोण को विकसित कर रही हूँ कि आप जो भी पढ़ें तो वो आप अपने सफलता के विज़न से पढ़ें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे हल करने का मार्ग प्रशस्त कर ले। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, हर क्वेश्चन आपका सही जाए। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब के रूपनगर जिले में यह शिवालिक के पादगिरी में स्थित है। यहाँ लुप्तप्राय भारतीय पेंगोलिन, इजिप्शियन गिद्ध या सफ़ेद गिद्ध तथा सुबेरू तेंदुआ पाए जाते हैं। वर्ष 1954 में भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों द्वारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पास सिद्धांत को यहीं पर प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले तो आप पंचशील सिद्धांत हो गया, ठीक है, पंचशील सिद्धांत या इस फैक्ट में महत्वपूर्ण हो गया। ठीक, दूसरा सफ़ेद गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा और आपको ये ऑप्शन दे देगा, तो आपका ये हो गया ना। तो इस प्रकार से साथियों आप क्वेश्चन बनाइए। दूसरा शिवालिक पर्वत के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे नवीनतम। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे, अपने दृष्टिकोण को डेवलप करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जियोग्राफी हो या पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो या कोई भी जीएस का सब्जेक्ट हो, वो टोटल कहीं ना कहीं से साथियों करेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आप अवश्य ही साथ में ही अपने जीएस को भी कवर करते जाइए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन साथियों गलत ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। अब जो भी साथी यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए ये नवाबगंज पक्षी बिहार अभ्यारण्य कहाँ पे है ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप साफ देख रहे हैं यहाँ पे उन्नाव ज़िले में ये स्थित है। ठीक है, साफ इसका नाम वर्ष 2015 में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार रखा गया है। ठीक है, नाम बदल के कर दिया गया। अब ये पूछ देगा कहाँ है, कैसे आप करेंगे। अब इसको आपको ध्यान में रखना होगा। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। ठीक है, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, ये चीज़ आप दोनों जरूर ध्यान में आप रखेंगे। अब आइए पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है, गोंडा जिले में स्थित है। यह पक्षी अभ्यारण्य 722 हेक्टेयर में विस्तृत है। भले आप हेक्टेयर मत याद करिए 722, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा किस जिले में है और इसकी जो कोई खास जो विशेषता है उसको याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जहाँ 2 गोखुर जिले स्थित है, क्वेश्चन आ जाएगा 2 गोखुर जिले। ठीक, ऐसे अटपटे क्वेश्चन आएंगे आपको कि आप सोचेंगे कहाँ से आएगा और आपको किताब में इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब चूँकि ये करंट में चर्चा में है तो ऑलरेडी जब ये पत्रिकाओं में दिया गया तो इसको आप पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ लीजिए। कम से कम हर एक क्वेश्चन आपके भविष्य को आगे बढ़ाता है साथियों। तो आप पढ़ रहे हैं तो क्वालिटी के साथ पढ़ाई करिए अपने। ठीक है, अब आइए
समान पक्षी अभयारण्य, ये तो जैसे लगता है लोक सेवा आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैनपुर ज़िले में है, ठीक, और इसका क्षेत्रफल 526 हेक्टेयर है। बस इसके लिए मात्र यही महत्वपूर्ण। आप इसमें 2 चीज़ आप रखिए कि वर्ष 1990 में सारस क्रेनों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में इसे अधिसूचित किया गया था, ठीक। बस मैनपुरी आप इसमें मेन रखिए इसको समान पक्षी अभयारण्य में। और इसी के साथ कुछ और भी बताना है, लेकिन अब ये कंप्लीट कर लें। सांडी पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। ताजे जल का दलदली क्षेत्र है। क्वेश्चन आ सकता है ये ताजे जल का दलदली क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा अभयारण्य हो गया, तो सांडी पक्षी अभयारण्य। साथ में आर्द्रभूमि का तो पूछेगा, ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। वर्ष 1990 में गर्रा नदी के किनारे स्थापित सांडी पक्षी बिहार में 40,000 से अधिक जल पक्षी पाए जाते हैं। यह 309 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित। अब यहाँ पे देखिए एक नया फैक्ट आपको मैं दिखा रही हूँ। क्वेश्चन आ जाएगा, किस राज्य में गर्रा नदी प्रवाहमान है? तो देखिए गर्रा नदी किसी किताब में आपको ढूंढने से उतना मिलेगा नहीं स्पष्ट रूप से, ठीक है। आप यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखें तो आप आराम से सही उत्तर गर्रा नदी लगा देंगे कि हाँ गर्रा नदी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और आप तो सबसे खास बात आप तो ये भी देख रहे हैं हरदोई जिला से प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आप अवश्य ही अपने हर क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब आइए 2 जो लास्ट बचते हैं वो है समस्तपुर पक्षी अभयारण्य, ये रायबरेली में है स्थित। समस्तपुर पक्षी अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। यह 799 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ 250 से अधिक प्रजातियों के 75,000 से अधिक स्थानीय व प्रवासी पक्षी आश्रय प्राप्त है, ठीक है। इसमें आपको जिला का जरूर याद रखना है, ठीक है। अब आइए सरसई नंवर झील, ये उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित है। यह झील मानव व वन्य जीवों के सहअस्तित्व का एक अप्रतिम उदाहरण है। क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा कौन सा झील है, ठीक है। सरसई नंवर झील जो मानव और वन्य जीवों के सहअस्तित्व का एक अप्रतिम उदाहरण है, तो उत्तर हो जाएगा सरसई नंवर झील। या क्वेश्चन आएगा कहाँ पर है, तो वो इटावा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों आपने आज रामसर अभिसमय के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस परीक्षा दृष्टि के क्लास में आप प्राप्त किए। तो साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे और अवश्य ही अपने दृष्टि को आप ब्रॉड करें और जो आप लक्ष्य बनाए हैं उसको 100% आप पाने के लिए अपने जज्बा को जगाइए और आपके भीतर जो असीम ऊर्जा है उसको ज़रूर जगाइए और शपथ लीजिए कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में 100% सफल होंगे। और आप सभी की सफलता में जो भी परिश्रम करना होगा उसमें अवश्य ही मैं भी अपना योगदान दूंगी, इस आशा के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।